क्रीमिया युद्ध के दूसरे हिस्से में, दूसरे भाग में हम युद्ध के आरंभ की चर्चा करेंगे और उसके पश्चात उसके युद्ध के क्या परिणाम हुए, क्या उसका महत्व था, निष्कर्ष, इन सब पर विचार करेंगे। पूर्व के वीडियो में हम युद्ध के पूर्व की स्थिति तक चर्चा कर चुके थे तथा वियना नोट यूरोपीय शक्तियों के द्वारा जारी किया गया था, किंतु यह भी युद्ध रोकने में सफल नहीं हुआ और तुर्की के सुल्तान ने ब्रिटिश राजदूत की सलाह पर जो कार्यवाही की, उसके आधार पर युद्ध रोका नहीं जा सका। युद्ध का आरंभ, सुल्तान को इंग्लैंड और फ्रांस से सहायता की उम्मीद थी। इसी आशा के आधार पर उसने कठोर नीति अपनाई और रूस से मांग की कि वह मोल्देविया और वालेसिया से अपनी सेना हटा ले। रूस ने सेना हटाने से इनकार किया। उसने कहा कि जब तक बेसिका की खाड़ी से आंग्ल फ्रांसीसी बेड़ा नहीं हटाया जाता, तब तक वह पीछे हटने को तैयार नहीं है। 23 अक्टूबर 1853 को उसने युद्ध की घोषणा कर दी। यह बड़ी विचित्र स्थिति थी कि जो सबसे कमज़ोर देश था या रूस की तुलना में कमज़ोर देश था, उसने युद्ध की घोषणा की, आक्रमण की घोषणा की। परिणाम निश्चित था कि रूस के समक्ष वह युद्ध नहीं कर सकता था। तुर्की की ऐसी स्थिति नहीं थी और ऐसा ही हुआ। साइनोप का हत्याकांड, युद्ध की घोषणा के साथ आंग्ल फ्रांसीसी जहाज बेड़ा भी डार्डेनलीज में प्रवेश कर गया। साथ ही इंग्लैंड और फ्रांस ने रूस को चेतावनी दी कि वह मोल्देविया और वालेसिया खाली कर दे। तुर्की और रूसी जहाज बेड़े साइनोप की खाड़ी में युद्धरत हुए। रूस ने तुर्की के जहाजी बेड़े को पूर्णतः नष्ट कर दिया। यह घटना साइनोप हत्याकांड इसलिए कही जाती है कि तुर्की की ओर से कोई प्रतिरोध हो ही नहीं सका। जैसा मैंने कहा था कि बड़ी कमज़ोर सेना थी तुर्की की और इस कारण से बुरी तरह से परास्त हुए। उनके जहाज डुबो दिए गए, सैनिक मार डाले गए और इस तरह से उसका जलबेड़ा नष्ट कर दिया गया। इस कारण से साइनोप हत्याकांड इसको कहा जाता है, जबकि यह वस्तुतः होना युद्ध चाहिए था, किंतु युद्ध हुआ नहीं क्योंकि तुर्की की सेना बहुत कमज़ोर थी रूस के समक्ष। इंग्लैंड एवं फ्रांस द्वारा युद्ध की घोषणा। 4 जनवरी 1854 को इंग्लैंड एवं फ्रांस के समुद्री बेड़े ने काला सागर में प्रवेश किया। रूस को सेबस्टोपोल की ओर लौटने की चेतावनी दी गई तथा मोल्देविया और वालेसिया खाली करने हेतु अल्टीमेटम भी दिया गया। रूस द्वारा इनकार करने पर संयुक्त रूप से फ्रांस एवं इंग्लैंड ने 27 मार्च 1854 को रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस तरह इंग्लैंड और फ्रांस रूस के विरोध में तुर्की के साथ आ गए। अब हम देख लेंगे क्रीमिया युद्ध की क्या घटनाएं थीं। मार्च 1854 में रूसी सेना ने डेन्यूब नदी को पार किया तथा सेबस्टोपोल का घेरा डाल दिया, परंतु तुर्की सेना के प्रबल प्रतिरोध के कारण रूस तुरंत सफल नहीं हुआ बल्कि असफल रहा। इसी समय ऑस्ट्रिया ने रूस को पीछे हटने की चेतावनी दी। जून में रूसी सेनाओं ने सेबस्टोपोल का घेरा उठा लिया और डेन्यूब क्षेत्र स्थित मोल्देविया और वालेसिया को खाली कर दिया। इन स्थानों पर ऑस्ट्रिया ने अपनी सेना भेज दी मोल्देविया और वालेसिया के क्षेत्र में और युद्ध के अंत तक यहाँ पर ऑस्ट्रिया की सेना विद्यमान रही। यद्यपि उसने युद्ध नहीं किया, अपने को तटस्थ कहता रहा, किंतु फिर भी एक तरह से मित्र राष्ट्रों का साथ उसने दिया और अपने मित्र रूस का साथ नहीं दिया। रूस को अब आशंका हो चली थी कि 2 देश पूर्व से ही, इंग्लैंड और फ्रांस, और तीसरा देश जिसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा हुई थी तुर्की, अब ऐसा उसे आशंका थी कि चौथा देश ऑस्ट्रिया भी युद्ध में कूद सकता है। इसलिए उसने यह क्षेत्र खाली कर दिया। वस्तुतः देखा जाए तो मोल्देविया वालेसिया खाली कर देने के बाद युद्ध का कोई कारण नहीं रहा। युद्ध यहीं पर रुक जाना चाहिए था, किंतु फ्रांस की महत्वाकांक्षा,
इंग्लैंड की भी इच्छा कि एक बार रूस को सबक सिखा दिया जाए, बुरी तरह से परास्त कर दिया जाए, कुचल देना चाहते थे उसको। इस आधार पर उन्होंने अपनी मांग रख दी। उसकी मांगें इस प्रकार से थीं। रूस से ये मांग की गई, रूस हमेशा के लिए मोल्देविया और वॉलेसिया से अपना अधिकार का त्याग करे, जो बार बार वो मांग करता था वो छोड़ दे। दूसरा, रूस काला सागर में अपना प्रभुत्व स्थापित न करे। लगातार काला सागर पर वह अधिकार करने का प्रयास करता था, अपनी सेना वहाँ रखता था। काला सागर को रूस अपना मानता था, अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता था। इसके लिए कहा गया कि वह प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा छोड़ दे काला सागर पर। तीसरी बात थी, डेन्यूब नदी सभी राष्ट्रों के पोतों के लिए खोल दिया जाए, जबकि वह डेन्यूब नदी को अपने अधिकार क्षेत्र में मानता था रूस। उसकी मनाही उसको की गई, मांग की गई उससे कि वो भी छोड़े। और चौथी बात कही गई, रूस तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत ईसाइयों के संरक्षण की मांग भी बंद कर दे। स्वाभाविक था, रूस इन बातों को स्वीकार नहीं करता। उसने स्वीकार नहीं किया। युद्ध शुरू हुआ। एल्मा का युद्ध रूस के द्वारा इन मांगों को अस्वीकृत कर दिए जाने की स्थिति में सितंबर 1854 में इंग्लैंड और फ्रांस की संयुक्त सेना ने एल्मा के रण क्षेत्र में रूसी सेनाओं को बुरी तरह से परास्त किया। सेनाएं फ्रांस और इंग्लैंड की आगे बढ़ीं और सेबस्टोपोल का किला था और उस क्षेत्र का घेरा उन्होंने कर लिया। सेबस्टोपोल के किले को घेरा इन्होंने 1854 तथा 55 की सर्दियों में युद्ध सामग्री के अभाव में, रसद की कमी और क्रीमिया का जो क्षेत्र था वह कीचड़ युक्त था और स्वास्थ्यकर वातावरण वहाँ पर नहीं था, अस्वास्थ्यकर वातावरण था। ऐसे युद्ध स्थल के कारण हजारों सैनिकों की मौत होने लगी, बीमार पड़ने लगे। मच्छर थे, कीचड़ था, जंगल थे और इस तरह की परिस्थितियां थीं जो युद्ध के उपयुक्त नहीं थीं। चिकित्सकों और औषधियों की कमी के कारण ब्रिटेन और फ्रांस के सैनिक मरने लगे। लगातार इन्होंने प्रयास किया, 3 प्रयास किए, किंतु किले को नहीं जीत सके। इस समय रूस के इंजीनियर ने, जो इंजीनियरिंग थी उनकी अच्छी थी, और उन्होंने किले को इस तरह से चाक चौबंद किया था कि उसको जीता नहीं जा सका। इस समय फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने घायलों की तीमारदारी की थी, बीमारों की सेवा की थी, इसलिए वो प्रसिद्ध हुई थी। और उसी के आधार पर आगे चलकर रेड क्रॉस सोसाइटी और अन्य चिकित्सकीय सुविधा युद्ध के समय उपलब्ध कराई जाने लगी थी। इस तरह से सेबस्टोपोल के घेरे में मित्र राष्ट्र असफल रहे थे। इस समय परिस्थितियां यूरोप में तीव्रता के साथ बदल रही थी। परिस्थितियों में परिवर्तन देख लेते हैं। क्या परिस्थितियां थी सभी देशों में जिसके कारण युद्ध का अंत हुआ। पहली परिस्थिति थी, सार्डिनिया ने इंग्लैंड और फ्रांस की सहानुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से जनवरी 1855 में रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तथा 18,000 सैनिकों की सहायता भेजी। अब सार्डिनिया की स्थिति को आप समझ लें। ये इटली का एक हिस्सा था। वर्तमान में इटली कोई देश नहीं था। सार्डिनिया और पिडमॉन्ट के नेतृत्व में विक्टर इमैनुअल यहाँ का शासक था और उसी के नेतृत्व में इटली का भविष्य में एकीकरण होगा, अभी हुआ नहीं था इस समय तक। तो एकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था विक्टर इमैनुअल। और कावूर जो राजनीतिज्ञ था, उसने ब्रिटेन और फ्रांस की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए और यूरोप का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए 1855 में निरुद्देश्य, वास्तव में ऐसा कोई उसका उद्देश्य नहीं था, कोई हित नहीं था, उद्देश्य तो था कि वो ध्यान आकृष्ट करना चाहता था अपनी ओर, लेकिन उसका सीधा कोई स्वार्थ तुर्की के क्षेत्र में नहीं था। किंतु फिर भी उसने सेना भेजी और ये संकट का काल था। ये वही काल था जिस समय इंग्लैंड और फ्रांस सफल नहीं हो पा रहे थे। कीचड़ युक्त वातावरण में, अस्वास्थ्यकर वातावरण में उसके सैनिक युद्ध कर रहे थे और उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। ऐसे मौके पर सार्डिनिया ने सहायता भेजी, जबकि सभी को ये पता था कि इस समय बड़ी दुरूह परिस्थितियां वहां पर थीं।
इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन बना। एबरडीन इसके पहले प्रधानमंत्री रहा था, जो युद्ध करने का इच्छुक नहीं था, युद्ध को समाप्त करना चाहता था, किंतु पामस्टन कुशल विदेश मंत्री रह चुका था, अब वह प्रधानमंत्री बना। इसने युद्ध की ओर समुचित ध्यान दिया, बड़ा कूटनीतिज्ञ था, बड़े तेजी से इसने कार्य करना शुरू किया। तो इंग्लैंड के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन और तीव्रता आई। रूस में फरवरी 1855 ईस्वी में जार निकोलस की मृत्यु हो गई। यह बड़ा प्रतिक्रियावादी था, कट्टर व्यक्ति था और यह पीछे नहीं हटना चाहता था। उसका पुत्र जार अलेक्जेंडर द्वितीय जार बना। वह शांतिप्रिय था। उसने संधि के प्रस्ताव भी देने शुरू कर दिए थे और वह शीघ्र युद्ध को समाप्त करना चाहता था। तो दोनों पक्ष में कुशलता आ गई थी, उदारता भी और परिस्थितियों को समझने की क्षमता भी आ गई थी। और यही परिस्थितियों को समझने के कारण युद्ध टाला जाता है। युद्ध तभी होता है जब दोनों पक्ष हों, दो पक्ष बन जाएं और दोनों पक्ष परिस्थितियों को न समझते हुए जिद पर अड़ जाएं, तभी युद्ध शुरू होता है। तो अब परिस्थितियां बदल रही थीं। रूस को ऑस्ट्रिया के युद्ध में सम्मिलित होने की आशंका बढ़ गई थी, जैसे कि उसने धमकी भी दी थी। उससे भी रूस को आशंका हो चली थी कि अब अनेक राष्ट्र मिलते जा रहे हैं और रूस अकेला पड़ रहा था। तुर्की पहले से ही था, फ्रांस, इंग्लैंड और सार्डिनिया भी युद्ध में सम्मिलित हो गया था। ऑस्ट्रिया भी यदि युद्ध में सम्मिलित हो जाए तो परिस्थितियां और भी खराब हो सकती थी। तो उस आशंका से भी रूस समझौते के लिए, शांति के लिए उत्सुक हो रहा था। रूस ने 9 सितंबर 1855 में दुर्ग में आग लगाकर, सेवेस्टोपोल के किले में आग लगाकर उसे छोड़ दिया। यद्यपि मित्र राष्ट्र अपनी प्रतिभा से, अपनी क्षमता से इस क्षेत्र को या इस किले को या इस दुर्ग को नहीं जीत पाए, किंतु रूस ने स्वयं कदम पीछे हटाए, आग लगाकर वहाँ से पीछे हट गए। और मित्र राष्ट्रों की एक तरह से जिद भी पूरी हो गई कि सेवेस्टोपोल के किले को वो जीतना चाहते थे, उनका उस क्षेत्र पर अधिकार हुआ। इसी समय नेपोलियन तृतीय भी, फ्रांस का शासक, युद्ध के पक्ष में नहीं था। युद्ध समाप्त करना चाह रहा था क्योंकि लंबा समय बीत रहा था, अत्यधिक व्यय हो रहा था और देश के भीतर भी उसकी स्थिति कमज़ोर पड़ रही थी। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए नेपोलियन ने युद्ध समाप्त करने का निश्चय किया था। इसकी जानकारी इंग्लैंड को भी थी। ऑस्ट्रिया दोहरी कूटनीतिक चालें चल रहा था। एक तरफ वह रूस को धमकी दे रहा था, तो दूसरी ओर तुर्की के साथ भी बात कर रहा था और बड़ी पैनी दृष्टि वह रखे हुए था। मित्र राष्ट्रों को भी खतरा लग रहा था कि कहीं ये रूस के पक्ष में न चला जाए, और रूस को खतरा ये लग रहा था कि ऑस्ट्रिया भी युद्ध में कूद सकता है। तो इस तरह की परिस्थितियां वहाँ पर विद्यमान थीं। रूसी सेना ने लौटते हुए कार्स के क्षेत्र को जीत लिया था। ये तुर्की का हिस्सा था कार्स, इस क्षेत्र पर उसने अधिकार कर लिया। इस कारण से समझौता कराने की स्थिति में वो रहा कि एक हिस्सा उसने भी प्राप्त कर लिया था। इस तरह की परिस्थितियों में, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में पेरिस की संधि हुई। शांति की शर्तें दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लीं, संधि की बातें हुई और 30 मार्च 1856 को पेरिस की संधि हुई। शांति सम्मेलन में इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस, तुर्की और सार्डिनिया ने हिस्सा लिया। इसमें संधि की शर्तें जो तय हुई वो इस प्रकार थीं। यूरोप की शक्तियों इंग्लैंड, फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया ने तुर्की की अखंडता एवं सुरक्षा का वचन दिया। अखंडता और सुरक्षा का वचन जो ब्रिटेन चाहता था वो हुआ। दूसरी शर्त, तुर्की के सुल्तान ने अपनी ईसाई प्रजा की दशा सुधारने एवं निष्पक्ष शासन करने हेतु आश्वासन दिया। यद्यपि इसका पालन तुर्की के सुल्तान ने कभी नहीं किया। ये हमने प्रवृत्ति इतिहास में देखी है कि मुसलमान शासक जो होते हैं अन्य धर्मावलंबियों के साथ उचित व्यवहार नहीं करते हैं। उसी का प्रमाण यहाँ हमें प्राप्त होता है। वचन देने के बाद भी सुल्तान के द्वारा अपनी ईसाई प्रजा के साथ समुचित व्यवहार नहीं किया गया, उदारता का व्यवहार नहीं किया गया, लेकिन उसने वचन दिया। तीसरा, काला सागर को तटस्थ घोषित किया गया। यहाँ सभी देशों के जहाज आ जा सकते थे, परंतु युद्धपोतों का प्रवेश
वर्जित किया गया। चौथी शर्त थी मोल्देविया एवं वॉलेसिया से रूस का संरक्षण समाप्त कर दिया गया। उन्हें तुर्की की संप्रभुता या प्रभुता में स्वायत्त शासन प्राप्त हुआ। स्वायत्तता तो उनको मिली, लेकिन अधिकार अभी भी तुर्की को दिया गया था। सर्बिया की स्वतंत्रता की यूरोपीय शक्तियों ने गारंटी दी, यद्यपि तुरंत स्वतंत्र नहीं किया गया, किंतु उसकी गारंटी दी गई कि इसको धीरे से स्वतंत्र कर दिया जाएगा। क्रीमिया रूस को प्राप्त हुआ, किंतु उसे वचन दिया, रूस ने वचन दिया कि वह सेबस्टोपोल का दुर्गीकरण या किलेबंदी वहाँ पर नहीं करेगा, क्योंकि ये तुर्की के बॉर्डर पर था, सीमा पर था, इसलिए तुर्की को इससे खतरा होता था। और सेबस्टोपोल का किला बड़ा मजबूत था, यूरोपीय शक्तियों ने देख लिया था, इंग्लैंड और फ्रांस ने, कि कई घेरा उन्होंने लगाया, 3 बार बृहद प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हुए थे, इसलिए उसके दुर्गीकरण की मनाही की गई। जैसी मैंने चर्चा की थी कि रूस के जो इंजीनियर थे, बहुत अच्छी व्यवस्था किलेबंदी उनके द्वारा की गई थी, उसको तोड़ पाना, पार कर पाना यूरोपीय शक्तियों इंग्लैंड और फ्रांस के लिए भी संभव नहीं हो पाया था। डेन्यूब नदी व्यापार हेतु सभी देशों के लिए खोल दी गई, बॉर्डर पर थी, व्यापार के लिए सभी देशों के लिए खोल दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया कि व्यापार के लिए खोला जा रहा है, युद्धपोत वहां नहीं जाएंगे, इससे ये अर्थ था। कार्स का प्रदेश तुर्की को वापस मिला, जिसे रूस ने जीत लिया था। बेसरबिया का क्षेत्र रूस से लेकर मोल्देविया को दे दिया गया, तो रूस को नुकसान हुआ, मोल्देविया को बेसरबिया का क्षेत्र प्राप्त हुआ। तुर्की को यूरोपीय व्यवस्था का सदस्य बना लिया गया तथा तुर्की में किसी भी यूरोपीय शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा, इसका वचन दिया गया। रोमानिया और सर्बिया को रूस से पूर्णतः मुक्त कर दिया गया। रूस का संरक्षण रोमानिया के क्षेत्र में और सर्बिया के क्षेत्र में था, उससे भी रूस को उसके संरक्षणत्व से हटाया गया। ये संधि की शर्तें थीं, पेरिस संधि की शर्त। इस आधार पर शांति कायम हुई। अब हम देख लेंगे क्रीमिया युद्ध का क्या महत्व अथवा उसके परिणाम क्या थे। पहली बात थी तुर्की की अस्थाई अस्थाई रक्षा तथा उस पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर बात करेंगे। प्रमुख यूरोपीय शक्तियों की गारंटी के कारण तुर्की सुरक्षित बच गया, यद्यपि उसकी आंतरिक स्थिति दयनीय थी तथा वह अभी भी बीमार ही रहा, आगे भी बीमार बना रहा। तुर्की में ईसाई राष्ट्रीयता का जन्म हो चुका था, उसका दमन हुआ। तुर्की के सुल्तान के आश्वासन के उपरांत भी ईसाई प्रजा के साथ उदारता का व्यवहार नहीं किया गया। इस तरह तुर्की की कुछ समय के लिए रक्षा अवश्य हो गई, किंतु उसकी आंतरिक स्थिति खराब बनी रही। सुल्तान के द्वारा अपनी ईसाई प्रजा के साथ सद्व्यवहार का जो वचन दिया गया था, उसका पालन उसके द्वारा कभी भी नहीं किया गया। तो ये तुर्की की स्थिति थी। वहाँ पर आंदोलन चलते ही रहे, सर्बिया में आंदोलन चल रहा था, अन्य क्षेत्रों में भी मोल्देविया, वॉलेसिया, बुल्गारिया, इन सभी क्षेत्रों में आंदोलन की स्थिति बनी रही। रूस पर क्या प्रभाव पड़ा? तुर्की की ईसाई प्रजा पर उसका संरक्षण समाप्त हो गया। बेसर्बिया का इलाका उसे छोड़ना पड़ा, जिसे मोल्देविया को दिया गया। काला सागर में रूसी जहाज नहीं आ जा सकते थे। सेबस्टोपोल की किलेबंदी वह नहीं कर सकता था। रोमानिया, सर्बिया, मोल्देविया तथा वालेसिया पर उसका संरक्षण समाप्त हो गया। जार एवं जारशाही की बहुत बदनामी हुई, क्योंकि युद्ध का संचालन वह सही ढंग से नहीं कर पाया था, क्योंकि युद्ध सामग्री रण क्षेत्र तक नहीं पहुंच पा रही थी, और उसका कारण था अधिकारियों के भ्रष्टाचार। और अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर जार नियंत्रण नहीं कर पाया। इसका भुगतान रूसी सैनिकों को करना पड़ा और वो मोर्चे पर असफल हुए थे। रूस में सुधारों की मांग बलवती होने लगी तथा नए जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने सुधार किया, या सुधार के लिए उसे मजबूर होना पड़ा। तो वहाँ की जनता में, रूस की जनता में असंतोष था जारशाही के प्रति, और इस कारण से अलेक्जेंडर द्वितीय
जो निकोलस का पुत्र था, उसको सुधार करना पड़ा, उसके लिए मजबूर होना पड़ा। ये रूस की परिस्थितियां थीं। इंग्लैंड को इस युद्ध में सफलता मिली। उसका उद्देश्य रूस को तुर्की के क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोकना था, जिसमें वह सफल हुआ। तुर्की की सुरक्षा करने में भी वह सफल हुआ, यद्यपि यह अस्थायी था, किंतु फिर भी जो वो चाहता था उस समय उसको सफलता मिली। यूरोप में शक्ति संतुलन वह कायम रखना चाहता था, उसमें भी बहुत हद तक सफलता मिली। किंतु युद्ध में अत्यधिक व्यय के कारण इंग्लैंड को बहुत क्षति उठानी पड़ी तथा उसका राष्ट्रीय ऋण अत्यधिक बढ़ गया। युद्ध में बड़ी संख्या में उसके सैनिक मारे गए। 25 से 30 हजार के लगभग सैनिक ब्रिटेन के मारे गए थे। इस तरह इंग्लैंड को जन और धन की बहुत हानि उठानी पड़ी थी। राष्ट्रीय ऋण उसका बहुत बढ़ गया था। इंग्लैंड को तात्कालिक सफलता अवश्य प्राप्त हुई, किंतु उसकी यह सफलता दूरगामी सिद्ध नहीं हुई और कुछ समय के बाद उसके द्वारा बड़ी कीमत चुकाकर जो लाभ प्राप्त किया गया था वह जाता रहा था। किंतु इस समय इंग्लैंड सफल हुआ था। फ्रांस पर इस युद्ध का प्रभाव पड़ा। फ्रांस में नेपोलियन के मान सम्मान में वृद्धि हुई। यूरोप में फ्रांस का सम्मान बढ़ गया, किंतु फ्रांस को आर्थिक क्षति उठानी पड़ी तथा उसे प्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ नहीं हुआ। तो फ्रांस का मान सम्मान केवल बढ़ा, लेकिन बहुत व्यय उसको करना पड़ा और जन धन की हानि उसे उठानी पड़ी। कैटलबी के अनुसार क्रीमिया के युद्ध के कारण नेपोलियन तृतीय की धाक यूरोप में जम गई थी, किंतु केवल धाक बस जमी थी। वास्तविक लाभ उसको प्राप्त नहीं हुआ और नेपोलियन धोखे में जीने लगा कि वह भी नेपोलियन बोनापार्ट की तरह महान है। तो फ्रांस पर यह प्रभाव पड़ा था। सार्डिनिया एवं पिडमॉन्ट पर भी प्रभाव पड़ा, यद्यपि प्रत्यक्ष प्रभाव इसका नहीं रहा, किंतु जब इटली के एकीकरण का प्रयास सार्डिनिया में विक्टर एमेनुएल द्वितीय और कावूर के द्वारा किया गया तो उनको सहयोग प्राप्त हुआ, सहानुभूति प्राप्त हुई। सार्डिनिया के तुर्क साम्राज्य में कोई हित निहित नहीं था। प्रधानमंत्री कावूर क्रीमिया युद्ध का कूटनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहता था। उसने 26 जनवरी 1855 को इंग्लैंड और फ्रांस की ओर से युद्ध की घोषणा की थी। पेरिस की संधि वार्ता में कावूर आमंत्रित किया गया था। इसके द्वारा इटली की वर्तमान दशा का परिचय वहाँ दिया गया था। इटली तो वस्तुतः उस समय था नहीं, किंतु उसके जो भाग थे वहाँ क्या स्थिति थी इसका विवरण दिया गया, जिससे यूरोपीय शक्तियों को इटली के विषय में, भविष्य की इटली के विषय में ज्ञान हुआ और उसकी वर्तमान स्थिति, तात्कालिक स्थिति की जानकारी कुशलतापूर्वक कावूर के द्वारा रखी गई। इंग्लैंड और फ्रांस की सहानुभूति उसे प्राप्त हुई, जिससे इटली के एकीकरण में आगे चलकर उसे बड़ी मदद मिली। कैटलबी ने लिखा, क्रीमिया के कीचड़ से इटली की स्वतंत्रता रूपी जो कमल है वो खिला था। कीचड़ में ही कमल खिलते हैं, तो ये कहा गया था कि क्रीमिया के कीचड़ से इटली का स्वतंत्रता रूपी कमल खिला। ऑस्ट्रिया पर क्या प्रभाव हुआ? ऑस्ट्रिया इस युद्ध में तटस्थ रहा, यद्यपि पूर्णतः तटस्थ नहीं रहा, क्योंकि उसने रूस को धमकी दी थी। इससे मित्र राष्ट्र उससे असंतुष्ट थे कि उसने सीधे युद्ध में भाग नहीं लिया, और रूस भी उससे असंतुष्ट था क्योंकि वह पूर्व में रूस का मित्र रहा था। 1848 की क्रांति के समय रूस के जार ने उसको मदद भेजी थी, किंतु अब उसके बदला चुकाने का अवसर उसके पास आया तो उसने उल्टे उसी से दुश्मनी की, रूस से दुश्मनी की। पूर्व मित्र रूस जार को बड़ी निराशा हुई कि ऑस्ट्रिया ने उसकी कोई मदद नहीं बल्कि उसका विरोध किया। ऑस्ट्रिया की चेतावनी के कारण ही रूस को मालदेविया और वालेसिया छोड़ना पड़ा था। इसके कारण रूस उसका शत्रु हो गया। रूस ने शत्रुता निभाई मित्रता के स्थान पर आगे चलकर, क्योंकि इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की भूमिका ऐसी थी। इस युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया कूटनीतिक रूप से अकेला पड़ गया, क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड की मित्रता भी उससे जाती रही, क्योंकि वह तटस्थ रहा था जबकि उसको मदद करना चाहिए था। जबकि इटली, जो आगे चलकर इटली बनेगा, सार्डिनिया ने कूटनीतिक चाल चलकर कावूर ने बड़ी उचित कार्यवाही की थी और आगे चलकर यूरोपीय शक्तियों की सहानुभूति
इटली के प्रति, सार्डिनिया के प्रति रही। जब ऑस्ट्रिया से क्षेत्र छीने गए इटली के द्वारा या सार्डिनिया पिडमॉन्ट के द्वारा, तब कोई सहयोग ऑस्ट्रिया को प्राप्त नहीं हुआ। जर्मनी और इटली के साथ संघर्ष में उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी ऑस्ट्रिया को, तथा यूरोपीय देशों का साथ उसे प्राप्त नहीं हुआ, न रूस का, न फ्रांस का, न इंग्लैंड का। और सार्डिनिया पिडमॉन्ट के सहयोग का तो प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रिया ही कब्जा जमाए बैठा था इटली के क्षेत्रों पर, जिसके लिए सार्डिनिया को संघर्ष करना पड़ा और इटली का एकीकरण करना पड़ा। इस तरह से ऑस्ट्रिया पर यह प्रभाव पड़ा था कि वह अकेला पड़ गया था। उसके कोई मित्र इस युद्ध के बाद नहीं बचे। रूस उसका मित्र था, वो भी दुश्मन हो गया, और इंग्लैंड फ्रांस की सहानुभूति भी उसके प्रति नहीं रही। यह ऑस्ट्रिया पर प्रभाव था। प्रसा पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रसा इस युद्ध में तटस्थ बना रहा। इस कारण रूस ने उसके प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की। 1890 तक रूस एवं प्रसा के मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। नए जर्मनी के जन्म में भी क्रीमिया युद्ध की अप्रत्यक्ष भूमिका थी। जर्मनी के एकीकरण के लिए जब बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किए क्रमशः, उस समय रूस की सहानुभूति बिस्मार्क अथवा प्रसा के साथ थी। बिस्मार्क भी बड़ा कूटनीतिज्ञ था। उसने भांप लिया था पहले से कि किस तरह से जर्मनी का एकीकरण किया जाना है और कोई शत्रु उसका विरोध न करे बल्कि मित्रता रहे, और मित्र न बन पाए तो कम से कम शत्रु न बने। उसने इंग्लैंड को भी साध लिया था, फ्रांस को भी साधा, रूस को भी, और ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया। और उसके पश्चात ऑस्ट्रिया और बाकी सबको साध कर उसने फ्रांस पर आक्रमण किया। तो ज़बरदस्त कूटनीति का प्रदर्शन इन दो राजनीतिज्ञों ने किया। एक कावूर ने इटली में, जिसके नेतृत्व में इटली का एकीकरण हुआ, और दूसरी ओर प्रसा में या जर्मनी में बिस्मार्क ने कुशल कूटनीति का परिचय दिया और इन सब देशों को साध कर उसने एकीकरण संपन्न किया था। तो प्रसा पर प्रभाव पड़ा कि एकीकरण के मार्ग में यहाँ पर जो उसने स्थिति उत्पन्न की उससे सहयोग प्राप्त हुआ। अन्य प्रभाव देखेंगे। मेटरनिख द्वारा स्थापित व्यवस्था ध्वस्त हो गई तथा एक नई व्यवस्था स्थापित हुई। 1815 में वियना कांग्रेस के बाद मेटरनिख, जो घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, उसने एक तरह की व्यवस्था अपनी दृष्टि से स्थापित करवाई थी। वह व्यवस्था ध्वस्त हो गई। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का विकास हुआ, निजी व्यापार समाप्त किया गया, युद्ध की सामग्री को छोड़कर तटस्थ देशों के जहाज अन्य सामग्री ले जा सकेंगे, यह निश्चय किया गया। तटस्थ देशों के जहाज़ों पर हस्तक्षेप न किया जाए, तब तक न किया जाए जब तक कि वे कोई हथियार का वहन न कर रहे हों। ये नियम बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नियमों की शुरुआत हुई। युद्ध कला का विकास हुआ। सैनिकों को ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई, प्रशिक्षण दिया जाने लगा। जो युद्ध व्यय को कम करने के लिए स्वयंसेवकों के लिए भी व्यवस्था की गई। अत्यधिक व्यय होता था। स्वयंसेवक यदि हों, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने काम किया था, उस तरह के स्वयंसेवक और अन्य जो कि विपरीत परिस्थितियों में सैनिकों की मदद कर सकें, तो युद्ध कला भी इस काल में विकसित हुआ। सेना को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाने लगा। क्रीमिया के युद्ध से सबक लिया गया था कि वहाँ पर कीचड़ और अस्वास्थ्यकर वातावरण, जंगली वातावरण था, वहाँ पर किस तरह से युद्ध किया जाए। इन सब की शिक्षा अब सैनिकों को दी जाने लगी। चिकित्सा पद्धति में सुधार हुआ। सेना के साथ चिकित्सा की टुकड़ी रहने लगी। इस युद्ध में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने सराहनीय कार्य किया था तथा इसी से रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना भविष्य में हुई तथा आर्मी एम्बुलेंस कोर की विशेष उन्नति हुई। आर्मी के लिए, सैनिकों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था आदि के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई। नौवहन कानूनों में सुधार किया गया तथा उसे मानवीय बनाने के प्रयास हुए। समुद्र में शत्रु के युद्धपोत को लूट लेना, तटस्थ राज्यों के माल को जब्त करना आदि प्रतिबंधित किया गया। युद्ध के समय भी इसे प्रतिबंधित किया गया ताकि व्यापार और सामान्य कार्यवाही आसानी से चल सके। आइए अब मूल्यांकन देख लेते हैं क्रीमिया युद्ध का। पहला बिंदु था अनावश्यक युद्ध। इस युद्ध से न तो तुर्की की अखंडता की रक्षा हुई और न ही
रूस की प्रगति को स्थायी रूप से रोका जा सका। यद्यपि ऐसा लगता है कि तुर्की अखंड रह गया, कुछ समय के लिए रहा। आगे चलकर यह व्यवस्था टूटती गई, बल्कि लगातार चलता ही रहा। पूर्वी समस्या के कारण रूस की प्रगति को भी कुछ समय के लिए रोका गया, लेकिन हम देखते हैं कि थोड़े ही समय के बाद फिर से रूस और तुर्की का युद्ध 1877 में शुरू हो गया था। ईसाई प्रजा की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ, न ही इस समस्या का कोई हल निकल पाया। धन और जन की अपार हानि हुई, लाख से ऊपर लोग मारे गए, कितने विकलांग हुए, कितने बीमार पड़े। कोई भी देश इस संधि से संतुष्ट नहीं था या युद्ध के परिणाम से पूर्णतः संतुष्ट नहीं था। इंग्लैंड और फ्रांस को प्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ नहीं हुआ। ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया को भी सीधे तौर पर कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इस अनावश्यक युद्ध के लिए सर्वाधिक रूप से तुर्की में अंग्रेज राजदूत रेडक्लिफ जिम्मेदार था। कुछ हद तक जिम्मेदारी पामस्टन एवं नेपोलियन तृतीय की भी थी। जब रूस ने मोल्देविया एवं वॉलेसिया को खाली कर दिया था, तब युद्ध का कारण समाप्त हो चुका था। तब इंग्लैंड और फ्रांस को युद्ध रोक देना चाहिए था, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो यह युद्ध अनावश्यक, निरर्थक था। एक सामान्य छोटी सी बात जिसको बैठकर आसानी से सुलझाया जा सकता था। फ्रांस और रूस के साथ मिलकर ये बात आसानी से हो सकती थी, किंतु इसके लिए इतना बड़ा युद्ध और इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो यह अनावश्यक और व्यर्थ का युद्ध था। धन जन की अपार हानि हुई इस युद्ध से। 1 लाख से ऊपर की संख्या में लोग मारे गए, बीमार हुए, घायल हुए। जन और धन की अपार क्षति हुई। इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस के बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए। 25 से 30 हज़ार इंग्लैंड के सैनिक मारे गए। लगभग इतनी ही संख्या फ्रांस और रूस को अधिक क्षति हुई थी। इस तरह से तुर्की के सैनिक भी मारे गए थे। साइनोव हत्याकांड हुआ था। इस तरह से बड़ी संख्या में जन और धन की हानि हुई थी। इटली एवं जर्मनी की राष्ट्रीयता को अवश्य लाभ हुआ था। अप्रत्यक्ष रूप से इटली को सहयोग मिला, जर्मनी की राष्ट्रीयता को भी लाभ मिला। इटली के प्रति ब्रिटेन एवं फ्रांस में सहानुभूति उत्पन्न हुई तथा जर्मनी के एकीकरण के समय प्रसा के फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने की स्थिति में अन्य देशों ने तटस्थता की नीति अपनाई, क्योंकि इन देशों ने भी प्रसा ने तटस्थता की नीति अपनाई थी। इटली ने तो या सार्डिनिया ने तो खुलकर सहयोग किया था। इसलिए इन दोनों देशों के प्रति यूरोप में विशेषकर सहानुभूति रही। युद्ध से सबक। यूरोप के देशों ने इस अनावश्यक तथा व्यर्थ के युद्ध से सबक लिया तथा भविष्य में अनावश्यक युद्धों से बचने का प्रयास किया। यूरोप में सुधारवादी युग का प्रादुर्भाव हुआ, विशेषकर इंग्लैंड के क्षेत्र, रूस के क्षेत्र में, और अंतर्राष्ट्रीयता प्रोत्साहित हुई। अंतर्राष्ट्रीय नियम और सुधार किए गए ताकि युद्ध की परिस्थितियों में भी सामान्य जनजीवन ज़्यादा प्रभावित न हो। तो इस तरह से ये युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध सिद्ध हुआ था। परिणामों के दृष्टिकोण से मैरियट के अनुसार यदि क्रीमिया का युद्ध एक बड़ी गलती नहीं थी तो एक अपराध अवश्य था और इससे बचना चाहिए था तथा बचा भी जा सकता था। ये मैरियट के विचार थे। फ्रांस के राजदूत ने कहा कि यह बताना बहुत कठिन है कि इस युद्ध में कौन सा पक्ष विजयी हुआ तथा कौन सा पक्ष पराजित हुआ। फ्रांस के राजदूत का स्पष्ट इशारा अपने देश और इंग्लैंड की ओर था कि लग तो रहा था कि हम विजयी हुए हैं, इंग्लैंड, फ्रांस या मित्र राष्ट्र, लेकिन वास्तव में नुकसान तो बराबर ही उठाना पड़ा था। धन और जन की अपार क्षति हुई थी, इसलिए युद्ध जीतकर भी जीते जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं थी। इसलिए फ्रांस के राजदूत का यह कथन निसंदेह उचित है। रॉबर्ट मोरियर ने इसे आधुनिक युद्धों में सबसे व्यर्थ का युद्ध कहा था। सेलिसबरी ने लिखा था, क्रीमिया के युद्ध में इंग्लैंड ने अपना पैसा गलत घोड़े पर लगाया था। गलत घोड़े से अर्थ उसका तुर्की पर था, क्योंकि तुर्की जो था वो गलत घोड़ा था, ये सेलिसबरी का कहना था। और उसका अर्थ ये था कि जिस घोड़े पर दांव लगाया गया था वह जीतता तो था नहीं और आखिर में उसको हारना था, इसलिए अनावश्यक उस पर व्यय किया गया था। ये सेलिसबरी का कथन है।